नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का हमारे एजुकेशन बिला में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त, शानदार, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला को देखा और वर्णमाला में हम लोग स्वरों का वर्गीकरण तक आ गए थे। स्टार्ट नहीं किया था, तो आशा करते हैं आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यानी कि हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण देखा था और स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के वर्गीकरण में जो सबसे पहला होता है वो मात्रा के आधार पर होता है। मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर भैया? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार में सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है लघु स्वर, लघु, ह्रस्व, या कह सकते हैं छोटा, या एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर वह स्वर जिसको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, ह्रस्व स्वर कहलाता है। तो परिभाषा लिख लीजिएगा। जिस स्वर को उच्चारित करने में एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगे, भैया क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। इसका जो दर्शन चिन्ह होता है, यानी कि मात्रा जो दर्शन चिन्ह होता है वो क्या होता है भैया? खड़ी पाई। ऐसी तो खड़ी पाई होती है, यानी कि इसका मतलब होता है एक मात्रा। तो जो दर्शन चिन्ह होता है वो क्या होता है? खड़ी पाई। जैसे मैंने ये बोला, आपका का लिखा, का एक वर्ण है और वर्ण में क्या है? ये आपका व्यंजन है और ये क्या है? आपका स्वर है। तो यानी कि जो ये है व्यंजन है, तो व्यंजन की क्या एक मात्रा पूरी होगी? इस स्वर की एक मात्रा होगी, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। तो यानी कि एक बॉक्स बनाकर लिख लेना, लिखेंगे स्वरों की मात्रा होती है, स्वरों की मात्रा होती है, ना कि व्यंजनों की, व्यंजनों। स्वरों की मात्रा होगी, ना कि व्यंजनों की मात्रा होती है। मात्रा का प्रयोग चौपाई, छंद में हम लोग करेंगे, जब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे। तो यानी कि जो लघु स्वर है उसकी दर्शन चिन्ह क्या होता है? एक होता है, और जिस स्वर को उच्चारित करने में कितना समय लगे भैया? एक मात्रा का समय लगे, तो वो क्या होता है? लघु स्वर होता है। और ये क्या होता है? अ, ई, उ और ऋ। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नंबर 2 पे क्या आता है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। अभी इसमें एक मात्रा का समय लग रहा था जब बोला था आपने तब, अब क्या लगेगा? दीर्घ है, बड़ा है, तो लघु से ज्यादा समय लगना चाहिए। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस जिन स्वरों को बोल उच्चारित करने में
दो मात्राओं का समय लगे। कितनी मात्राओं का भैया? दो मात्राओं का समय लगे ह्रस्व या दीर्घ स्वर कहलाता है। इसका दर्शन चिन्ह क्या होता है? इसका दर्शन चिन्ह होता है, आप ऐसा बनाते हैं, ये होता है 2, ये काउंटिंग में गिना जाता है 1। तो जिन स्वरों को उच्चारित करने में कितनी मात्राओं का समय लगे, 2 मात्राओं का समय लगे, या लघु स्वर से ज्यादा समय लेता हो उच्चारित करने में, उच्चारण करने में, तो वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो स्वर होते हैं हमारे वो 11 होते हैं। आ ई ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। जो द्विमात्रिक हैं, इनको हमने लघु आ, लघु ई, लघु उ और ऋषि को किस में रख लिया है भैया? लघु में, यानी कि ह्रस्व स्वर में रख लिया है। अब बचा क्या? जितने स्वर बचे हमारे वो क्या होंगे? हमारे दीर्घ स्वर होंगे। तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, लघु ए, दीर्घ ऐ, लघु ओ, दीर्घ औ। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ऋषि भी तो स्वर है, तो भैया ऋषि कहाँ चला गया था? यहाँ पर चला गया था। ठीक, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं, अगर संख्या पूछे कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर कितने होते हैं भैया? कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 11, और उच्चारण के आधार पर कुल स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 10। कौन सा हटा दिया जाता है? ऋषि को नहीं लिया जाता है। मैंने आपको बताया था क्यों नहीं लिया जाता है, यानी कि जब आप ऋषि इसका उच्चारण स्थान करते हैं तो क्या इसकी ध्वनि क्या निकल के आती है? री। और जब इसको विच्छेद करेंगे तो रा है, और क्या है भैया? लघु ई है। तो ये हमारा स्वर नहीं, ये तो व्यंजन है। इसलिए उच्चारण के आधार पर किसको हटा दिया है? ऋषि को हटा दिया है। चलिए, द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर आ ई उ, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 7 होती है। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है आपका प्लुत स्वर। अगला प्लुत स्वर, जिन स्वरों को जिन स्वरों को उच्चारित करने में लघु व दीर्घ से लघु व दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। किससे भैया? लघु व दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, तो वो क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। जैसे आपने ओम बोला, ओम, क्या बोला भैया? ओम बोल के देखिएगा, तो लघु और दीर्घ से ज्यादा समय लग रहा है। अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो मात्राओं के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है, तो वो कितना है? 2 है। कितना है भैया? 2। और संस्कृत है, संस्कृत भाषा में
जो स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर है, स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। तो वो कितना है? 3 है। यानी कि जब हिंदी की बात की जाए तो उच्चारण सॉरी मात्राओं के आधार पर जब स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो वो 2 प्रकार से करते हैं, और जो संस्कृत भाषा होती है वो कितने प्रकार से करती है? वो 3 प्रकार से होता है संस्कृत भाषा में। तो सबसे पहले मात्रा के आधार पर लघु स्वर हो गया, दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर हो गया, और तीसरे नंबर पर प्लुत स्वर हो गया। तो लिख लीजिएगा, उसके बाद में आगे क्लास। अब डालिएगा जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? वो भी होता है 3 प्रकार से। अब वो कौन कौन सा होता है? जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है भैया? 3। कौन कौन सा? एक होता है अग्र स्वर, एक कौन सा होता है? अग्र स्वर। दूसरा कौन सा होता है? मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को जिन स्वरों को उच्चारित करने में जीव का अगला हिस्सा या भाग, अगला हिस्सा प्रयोग हो। कौन सा भैया? अगला हिस्सा प्रयोग हो। वो कौन सा होता है? अग्रस्वर होता है। और अग्रस्वर जो होता है वो कितने, इनकी संख्या कितनी होती है भैया? तो इनकी संख्या होती है 4। जो अग्रस्वर होता है वो उनकी संख्या कितनी होती है? 4। और वो कौन कौन सी होती है? तो वो देख लीजिएगा। लघु ई, दीर्घ ई, लघु ए और दीर्घ, ये होते हैं हमारे अग्रस्वर। बात आती है पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों को उच्चारित करने में जिन स्वरों को उच्चारित करने में जीव का मध्य भाग, यानी कि बीच का मध्य भाग प्रयोग होता है, तो वो क्या होता है? मध्य स्वर होता है। और मध्य स्वरों की संख्या, यानी कि जो मध्य स्वर होता है वो कितना होता है? इनकी संख्या कितनी होती है भैया? इनकी संख्या होती है मात्र 1। और वो कौन सा होता है? आ। क्या होता है? आ। इसी को ही क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर कहा जाता है। उदासीन स्वर कहा जाता है। पश्च स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर या उच्चारित करने पर जीव का कौन सा भाग प्रयोग हुआ भैया? जीव का पश्च भाग प्रयोग होता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अब देख लीजिए, जीव के उच्चारण स्थान के आधार पर देख रहे हैं आप। तो मैंने कहा था उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो 10 होती है, यानी कि ऋषि को नहीं लेते हैं। आपने लघु ई और दीर्घ ई को लिया अग्र स्वर में, और ए को लिया अग्र स्वर में। मध्य स्वर में आपका ये आ गया, ये क्या आ गया आपका? मध्य हो गया। ये और ये क्या हो गया? अग्र हो गया। अब पश्च बचा। पश्च कौन सा बचा आपका? दीर्घ आ बचा, लघु ऊ बचा, दीर्घ ऊ बचा आपका, लघु ओ बचा और दीर्घ ओ। यही तो बचा।
देख, जीव के आधार पर कितने कितने प्रकार से बांटा गया है इसको? 3 प्रकार से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जीव का अगला भाग या अगला हिस्सा प्रयोग होता है, अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जीव का मध्य भाग प्रयोग होता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जीव का पश्च भाग प्रयोग होता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और जो मध्य स्वर होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? उदासीन स्वर होता है। तो वो आ सकता है कि यानी कि निम्न में से कौन सा उदासीन स्वर है? तो उदासीन स्वर कौन सा होता है भैया? आ होता है। आगे देखिएगा, ये तो रहे जीव के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर। अब आ जाइएगा अगला, मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सबसे पहले कौन सा होता है? विब्रत। विब्रत स्वर। विब्रत स्वर। अब विब्रत स्वर क्या होता है भैया, वो देख लीजिएगा। यानी कि इसको उच्चारण करने पर मुख क्या होता है? मुख पूरा खुलता है। मुख कैसा होता है भैया? पूरा खुलता है। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुख का भाग पूरा खुले, उसे विब्रत स्वर कहते हैं। परिभाषा नहीं, केवल आप समझने में विश्वास रखिएगा। रटेंगे तुरंत भूल जाएंगे, समझेंगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए ही माइंड में सेव रहेगी। रटने से चीजें क्या होती हैं, वो रिसेंटली तो लर्न रहती हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम स्किप हो जाती हैं माइंड से। तो विश्वास करिएगा कि आप समझने पर केवल विश्वास रखिए। तो विब्रत क्या होता है भैया? मुख पूरा खुलता है। कब खुलता है? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। बेस्वर जिनको उच्चारण करने पर मुख कैसा खुले? पूरा खुले, विब्रत स्वर कहलाते हैं। अब विब्रत स्वर कौन सा होता है भैया? वो होता है आ। क्या होता है? आ। ये क्या है हमारा? विब्रत स्वर। ये वाला, जैसे आपने कोई भी ले लीजिएगा, आपने बोला आम, आपने क्या बोला भैया? आम। तो मुख क्या हुआ हमारा? पूरा खुला है कि नहीं खुला है? जैसे अपना भारत, मुख पूरा खुल रहा है। आगे आते हैं, अर्ध विब्रत। अर्ध विब्रत स्वर। अर्ध विब्रत स्वर में क्या होता है भैया? मुख कैसा खुलेगा? मुख आधा खुलेगा। मुख आधा खुलता है। मुख क्या होता है? आधा खुलता है। और ये कौन कौन से होते हैं? आ, लघु, ए, लघु, ओ। ठीक है। अ, दीर्घ ए और दीर्घ औ। अर्ध विब्रत यानी कि जैसे कोई चीज है भैया पूरी, कोई वस्तु है पूरी और उसके आगे आधा लगा दिया जाए पहले, तो यानी कि वो वस्तु क्या हो जाती है? आधी तो हो जाती है। तो विब्रत यानी कि पूरा खुल रहा था यहाँ पर, इससे पहले क्या लगा दिया हमने? आधा लगा दिया। तो अर्ध विब्रत यानी कि जो स्वर उच्चारण होंगे अब, तो मुख कैसा खुलेगा? आधा खुलेगा। बोलिएगा, अ, आई, औ। आधा ही तो खुल रहा है, लेकिन विब्रत में आ था। आप खुद से ही, जहां पर भी आप पढ़ने बैठे हुए हैं, वहां पर भी आप आशा करते हैं पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, और ये अपने ही
मन से उच्चारण करेंगे इन स्वरों का और लिखेंगे भी दो चार शब्द। तो ये क्या हो गया भैया, ये हमारे हो गए अर्ध विभ्रत स्वर। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, समृत स्वर। समृत स्वर, समृत स्वर में क्या होता है, मुख जो होता है, मुख लगभग बंद होता है। मुख क्या रहता है भैया, मुख का जो भाग होता है, मुख जो होता है, ठीक, लगभग बंद रहता है, लगभग, ठीक है ना सर। तो जो इनकी जो होते हैं ये समृत, वो कौन कौन से होते हैं, ई और उ। देखिए, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ और दीर्घ उ। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं, तो उन स्वरों में उच्चारण करते समय उन स्वरों का क्या होता है, मुख का भाग के लगभग में बंद हो, ई उ। जरा आप बोलिएगा, बोल के देखिएगा। तो यानी कि इनको उच्चारण करने पर मुख का लगभग में भाग बंद रहेगा। तो इनकी संख्या होती है 4, ई और उ। अर्ध समृत। अब फिर लग गया अभी आना, अभी मैंने पहले ही बोल दिया था, अभी समझाया था, अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर, मुख कैसा होगा, मुख आधा बंद होगा, आधा बंद रहता है या रहेगा, ठीक है भैया। तो जो मुख होता है वो क्या होता है, ऊपर थोड़ा सा लिख लें, मुख आधा बंद रहता है। जो मुख आधा बंद रहता है, अर्धसमृत होता है, तो इनकी संख्या होती है ए और ओ। देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर जो होता है वो लघु ओ होता है, क्या होता है, लघु ओ होता है, और यहाँ पर जो होता है दीर्घ औ होता है। तो अर्धसमृत में लघु ए, दीर्घ औ होता है। जैसे अगर इसको समृत की अगर ट्रिक देखें तो सुई भैया क्या होती है, सुई। अब देखिएगा, जहां भी जाते हैं एक ही परिवार के सदस्य साथ जाते हैं, तो सुई में यानी कि जो ऊ की मात्रा है, ये जो ऊ है लघु ऊ है, तो लघु ऊ की मात्रा है तो दीर्घ भी आएगा, और ई है दीर्घ ई आया है तो लघु ई आएगा। औ और ए, जब एक छोटा बच्चा जाता है, जैसे मान लीजिएगा बीमार हो गया, अब मौसम है गर्मी, सुबह शाम थोड़ी बहुत सर्दी रहती है और दोपहर में गर्मी हो जाती है, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार सब हो रहा है। तो क्या होता है, जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता आ, डॉक्टर कहता मेरे पास आ, तो यानी कि वो कौन सा स्वर हो गया, मुंह खुलने के आधार पर विब्रत स्वर हो गया, यानी कि पूरा मुंह खुलता आ। उसके बाद में बच्चा भी बहुत ही मतलब माइंड का तेज होता है, आजकल के बच्चे तो बहुत तेज होते हैं। तो अर्ध समृत में अब वो बच्चा जान जाता है कि हमारी सुई लगाने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले हैं, तो डॉक्टर से कहता है ओए डॉक्टर, ओ ए डॉक्टर, सुई मत लगा देना, सुई मत लगा देना। और जब उसकी सुई लग गई तो वो कैसे करेगा, ओ, कैसे करेगा भैया, ओ। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, तो लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट डालेंगे, जातीय विभाजन।
जातीय विभाजन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और जातीय विभाजन के आधार पर एक होता है सजातीय सजातीय स्वर और एक होता है विजातीय स्वर। क्या होता है? विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में क्या होता है भैया? बेस्वर बेस्वर जो एक ही जाति के हों, एक ही जाति के हों, वो क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर कहलाते हैं। और वो जो यानी कि एक ही जाति के होते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? सजातीय स्वर कहलाते हैं। और सजातीय स्वर क्या होते हैं? दीर्घ आपका आ हो गया, दीर्घ ई हो गई और दीर्घ ऊ हो गया। जो दीर्घ आ है वो किस किस से मिलकर बनता है? लघु आ प्लस लघु आ से ही तो मिलकर बनता है। ये एक ही जाति के तो है भैया। जब एक जाति के हैं तभी तो इन्होंने अपना दीर्घ का निर्माण किया है। ये क्या है? ऐसा ही लघु और लघु मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घ बनाएगा। और ऐसे ही लघु ऊ और लघु ऊ मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घ ऊ बनाएगा। तो ये एक ही जाति के तो हैं। परिभाषा क्या कहती है? जो स्वर एक ही जाति के हों तो वो क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। अब विजाति में आ जाओ। विजातीय इसका नाम से ही पता चल रहा है, अलग अलग होंगे। तो बेस्वर जो अलग अलग जाति के हों तो वो क्या होंगे? विजातीय स्वर होंगे। और विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं भैया? आपका यहाँ से लिख लीजिए। इनकी संख्या कितनी, ऐसे लिख लीजिएगा। इनकी संख्या पहले संख्या लिख लेंगे। संख्या इनकी होती है 4। किसकी होती है? विजातीय स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? लघु ए, लघु ऐ, लघु ओ और दीर्घ औ। जो होते इसका निर्माण यानी कि स्वर तो सब में लगेगा, ये तो बात आपकी तय है। यानी कि जो लघु आ है वो सब में आएगा, उसी से तो निर्माण होगा। तो इससे लघु ई से मिलकर बनता है भैया। ये अपने ही लघु से मिलकर ऐसे बनता है। ये किससे मिलकर बनता है? लघु ओ। और ये अपने से लघु ओ से मिलकर बनता है। अभी आपने सजातीय स्वरों में यानी कि एक समान अपने ही परिवार के सदस्य थे, आ और आ मिलकर प्लस बड़ा आ बना रहे थे, यानी कि दीर्घ आ बना रहे थे। इसमें क्या है? लघु आ है और लघु ई है। ये क्या एक ही जाति के हैं क्या? नहीं है। तो कैसे हो गए? विजातीय स्वर हो गए। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इतनी बात क्लियर है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। आगे देखेंगे। आगे मैंने आपको बताया, इसी के मैं अगली हेडिंग डालेंगे, अगली डालेंगे उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। एक होता है व्रतमुखी, एक होता है व्रतमुखी। क्या होता है भैया? व्रतमुखी होता है व्रतमुखी, एक होता है अव्रतमुखी, एक होता है अव्रतमुखी। वे स्वर जिनको उच्चारण करने पर, जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ कैसे हो जाए भैया? ओष्ठ गोलाकार हो जाए, गोलाकार। व्रतमुखी यानी कि सर्कल, इंग्लिश में कहते हैं। सर्कल कैसा होता है भैया? गोल। और जब हम उन स्वरों को, जिन स्वरों को हम उच्चारण करेंगे, उच्चारित करेंगे, तो ओंठ का आकार कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। तो वे स्वर जिनको उच्चारण करने पर हमारे ओंठों
ओष्ठ कैसे हो जाए, गोलाकार हो जाए, व्रतमुखी कहलाते हैं। गोलाकार हो जाए तो वो कैसे होते हैं, व्रतमुखी होते हैं। और वो व्रतमुखी कौन कौन से होते हैं, आप लघु उ, दीर्घ उ, लघु ओ, दीर्घ ओ। अव्रतमुखी वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर ओष्ठ गोलाकार ना हो, गोलाकार ना हो, तो वो क्या होते हैं, अव्रतमुखी होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, अ, लघु ई और दीर्घ ई, लघु ए और दीर्घ ली। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 6 और इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है भैया, 4। इतनी बात क्लियर है। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया स्वर मात्रा के आधार पर, फिर उच्चारण के आधार पर, फिर आपको सजातीय विजातीय बताए, फिर आपको ओष्ठ के आधार पर बताया। तो ये है। फिर आपको जीवा के आधार पर बताया, तो उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर व्रत या व्रतमुखी और सजातीय विजातीय आपको आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन सा होता है, वे स्वर जो, वे स्वर जो एक से अधिक, एक से अधिक अधिक स्वरों से मिलकर बनते हो, स्वरों से मिलकर एक से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हो, क्या कहलाते हैं भैया, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अभी आपने पढ़ा था, एक पढ़ा था ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। अच्छा जी, एक फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। ह्रस्व या दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं भैया, आ होता है, ई होता है, उ होता है आपका, ए होता है, ओ औ होता है। अच्छा, संयुक्त स्वर अगर दीर्घ स्वरों की संख्या टोटल पूछी जाए तो कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7। उसने पूछा वे स्वर जो एक से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हो तो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आपने देखा कि जो संयुक्त स्वर था, जो संयुक्त स्वर था वो कितने स्वरों से मिलकर बनता है भैया, एक से अधिक। तो जो लघु ए है, तो आपने अभी अभी विजातीय स्वरों में देखा था, तो वो आ और लघु ई से मिलकर बनता है, आ लघु ए से मिलकर बनता है, आ धन लघु उ से मिलकर बनता है, आ प्लस लघु ओ से मिलकर बनता है। इसी से ही तो मिलकर बनता है। जो संयुक्त स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 4। और जो दीर्घ स्वरों की संख्या है वो है भैया 7। तो थोड़ा सा समझना यहाँ पर मेरे दोस्त, अगर वो ये पूछे कि दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 7। अगर वो पूछ ले, अगर वो पूछ ले कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 4। अगर वो पूछ ले विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी 4। अगर वो पूछ ले सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है भैया, 3 है। सजातीय स्वर जो अपने ही परिवार के हों, अच्छा आ ई उ अपने ही परिवार के हैं, अभी बताया। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो नोट कर लीजिएगा। अब डालेंगे
परंपरागत अतिरिक्त वर्ड, अतिरिक्त वर्ड। परंपरागत अतिरिक्त वर्ड क्या होते हैं भैया? इसको क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु। इसका नाम क्या कह लेते हैं? अनुस्वार। और ये क्या होता है? विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। क्या होता है भैया? विसर्ग। आइए चलते हैं। तो जो ये चंद्रबिंदु होता है ये क्या होता है? अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिनको उच्चरित, जिन वर्णों को उच्चरित करते समय या जिनका उच्चारण करते समय नाक, जो हमारी नाक है, नाक से कम, नाक से कम, मुख से ज्यादा, मुख से ज्यादा वायु निकले, वायु निकले। यानी कि नाक से तो कम वायु निकलेगी, लेकिन मुख से क्या होगा भैया? वायु अधिक निकलेगी। या नाक से कम या मुख से ज्यादा है, यानी कि उच्चरित होंगे। ठीक है भैया। तो जैसे आपने ये कहा कि जैसे आपने कहा गांव, गांव, गांव। जैसे आपने कहा चांद, चांद। जैसे आपने कहा भैया 5, जैसे आपने बोला दांत। बहुत सारे वर्ड हैं भैया। यानी कि जिन वर्डों को उच्चारित करते समय किसमें? नाक से कम और मुख से ज्यादा है। मुख से ज्यादा कब? उच्चारण में, उच्चारण करते समय। लिख दूं मैं, फिर आप कहेंगे किसमें? करते समय भैया। उच्चारण करते समय नाक से कम और मुख से ज्यादा निकले वायु तो क्या होता है भैया? अनुनासिक होता है। ये हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में तद्भव में प्रयोग होते हैं, तद्भव में प्रयोग होते हैं। जो आपके अनुनासिक होते हैं वो शब्द कहाँ पर होते हैं? हिंदी भाषा के तद्भव में प्रयोग होते हैं। आइए अगला देखते हैं। अब क्या है? अनुस्वार है आपका, अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि यही तो है आपका। इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है भैया? कि नाक से अधिक जिन वर्णों को उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, करते समय नाक से अधिक, नाक से अधिक लेकिन मुख से, मुख से कम वायु निकले, वायु निकले तो वो क्या होते हैं? अनुस्वार होते हैं। ये हिंदी भाषा के तत्सम में प्रयोग होते हैं। हिंदी भाषा के तत्सम में, तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं। हिंदी भाषा के किस शब्दों में प्रयोग होते हैं? तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं। कौन से? अनुस्वार। और जो अनुस्वार होते हैं भैया वो नाक से अधिक होते हैं। नाक से कैसे होते हैं? अधिक, लेकिन मुख से कैसे होते हैं? कम प्रयोग, यानी कि कम हवा निकलती है तो अनुस्वार होता है। जैसे आपने बोला चंद्र, क्या बोला भैया? चंद्र बोला। चंद्र बोल के देखिएगा जरा,
नाक से अधिक है लेकिन मुख से कम वायु निकलती है, यानी कि उच्चारण स्थान में। चंद्र, जैसे आपने बोला पंच, क्या बोला, पंच, ऐसे ही आप भी सोचिएगा। जैसे आपने बोला पंच, जैसे आपने बोला दंत, क्या बोला भैया, दंत, क्या बोला भैया, दंत। जैसे आपने बोला संसार, बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे शब्द हैं, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है, तो वो क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय नाक से कम लेकिन मुख से ज्यादा अधिक वायु निकले, तो वो क्या होते हैं, अनुनासिक। और अनुस्वार अनुनासिक का उल्टा होता है। इतनी बात समझ में। अब लास्ट आता है विसर्ग। आपका क्या आता है, विसर्ग। इसमें लिखना है आपको क्या, इसमें लिख लीजिएगा, संस्कृत में, संस्कृत में, संस्कृत में स्वर के बाद प्रयोग होते हैं। संस्कृत में स्वर के बाद, स्वर के बाद प्रयोग होते हैं। जैसे प्रातः है आपने लिखा, जैसे दुख लिखा, क्या लिखा भैया, दुख। जैसे आपका हो गया प्रातः काल, हो गया आपका प्रातः काल, अभी समझाएं। एक नोट लिखना, इसी में क्या लिखेंगे आप, एक नोट बनाकर लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। और ये नोट बनाकर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पंडित किशोरी प्रसाद, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी, वाजपेयी के अनुसार, वाजपेयी के अनुसार अंग, अंग स्वर नहीं, अंगा और अंग, अनुस्वार और विसर्ग क्या नहीं है भैया, स्वर नहीं है। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार क्या है, जो अनुस्वार है हमारा और जो विसर्ग है वो क्या है, स्वर नहीं है। अगला पॉइंट इसी में ज्वाइन करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये है व्यंजनों की तरह, की तरह स्वर से पहले, स्वर से पहले या पूर्व, स्वर से पूर्व नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन, लेकिन बाद में आते हैं, आते हैं, इसीलिए, इसीलिए ये व्यंजन भी नहीं, व्यंजन भी नहीं है। अतः इनको क्या कहा गया भैया, इनको अयोग वह, अयोग वह कहा गया या कहा जाता, कहा जाता है। अब समझिएगा जरा कहानी क्या है पूरी आपकी। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार जो है, जो अयोग्य है वो स्वर नहीं है। किसने बोला था, पंडित वाजपेयी। क्या बोला था कि जो अयोग्य है वो स्वर नहीं, तभी तो वहां से हटाया गया था। अगर स्वर होते तो संख्या कितनी होती भैया, 13 होती, लेकिन है कितनी, 11। और लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर भी कितनी थी, 10 थी, इसी को हटा दिया था। लेकिन ये व्यंजनों की तरह स्वर से पहले यानी कि पूर्व नहीं आते हैं, व्यंजनों की तरह स्वर से
पहले नहीं आते हैं लेकिन बाद में आते हैं, इसीलिए व्यंजन भी नहीं है। अतः इनको क्या कहा गया है? अतः इनको अयोगवाहक कहा गया है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखेंगे, जैसे विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद करते समय विच्छेद में व्यंजन स्वर से पहले आते हैं, पहले आते हैं। जैसे आपने ये देखा, जैसे आपने ये कहा क्या लिखा, इसको अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो यही तो है। विच्छेद में व्यंजन जो है स्वर से पहले ही तो आया है। जैसे आपने राम लिख दिया तो इसका वर्ण विच्छेद करना, राम। जो यहाँ पर रा व्यंजन है वो स्वर से पहले ही तो आया है, जो यहाँ पर माँ व्यंजन है वो आ से पहले ही तो आया है। तो यानी कि विच्छेद में व्यंजन क्या है, स्वर से पहले आते हैं। अब इसे समझिएगा भैया, वो ये कह रहा है संस्कृत में स्वर के बाद प्रयोग होते हैं, संस्कृत में स्वर के बाद प्रयोग होते हैं। ठीक है भैया, जैसे आपने ये कहा दुख यहाँ पर लिखा, जरा इसको देखेंगे, दुख, फिर ख है आपका प्लस, वो ये कह रहा है स्वर के बाद आते हैं, ना कि स्वर यानी कि व्यंजन से, व्यंजन के बाद। अच्छा देख लीजिएगा, व्यंजन आपका यहाँ पर है, वर्ण विच्छेद में क्या था, वर्ण विच्छेद में ये कह रहा था कि जो व्यंजन है वो स्वर के बाद आएगा, लेकिन संस्कृत में जो विसर्ग है वो किसके बाद आएगा भैया, स्वर के बाद ही तो ये प्रयोग हो रहा है। देख लीजिएगा, स्वर के बाद ही तो प्रयोग हो रहा है। और देख लीजिएगा, जैसे आपने प्रातः काल लिया, जैसे प्रातः काल, थोड़ा सा समझ लें, तह समझना है आपको, जो तह, केवल तह यहाँ पर समझना है, और तह यानी कि केवल आप तय को तोड़ते हैं, ता को तोड़ते हैं भैया, वर्ण विच्छेद करते हैं तो ता धन आ में ही तो तोड़ते हैं, वर्ण विच्छेद ऐसे ही तो करते हैं। जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें बाद में क्या है, विसर्ग ही तो है। जो ये व्यंजन है वो किससे पहले आया है, स्वर से पहले आया है। जो ये विसर्ग है क्या है भैया, विसर्ग है, वो किससे पहले आया है, ठीक, व्यंजन, सॉरी, वो किसके बाद आया है, ये तो अब आप ये कहेंगे ये तो व्यंजन के बाद आया है। अच्छा, व्यंजन के बाद क्या लिखा है, स्वर ही तो लिखा है, इसके बाद ही तो विसर्ग है। तो विसर्ग जो है वो किससे पहले आता है, किसके बाद आता है, वो स्वर के बाद ही तो आता है। तो वही तो लिखा है संस्कृत में स्वर के बाद प्रयोग होते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास आज की बहुत ही समझ में आई होगी। तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी आपको बहुत ही एक, कहते नहीं है वर्डमाला में यानी कि नॉलेज का भंडार होगा। तो मैं आपको वादा करता हूँ वही आपके साथ होने वाला है, यानी कि नॉलेज का भंडार मैं देने वाला हूँ। केवल आप विश्वास बनाए रखिएगा और कंटिन्यू क्लास को देखते रहिएगा। तो चलते हैं, सभी को जय हिंद, जय भारत।